अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में लेंथ की मेजरमेंट के लिए माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा, अब हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल बैलेंस। ये आपको एज अ बीम बैलेंस भी नज़र आता होगा, अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो फिजिकल बैलेंस है, ये 1 ग्राम, मिलीग्राम और माइक्रोग्राम को मेजर कर सकता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट कम पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो a physical balance is an instrument that is used to find the mass। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मास का वर्ड, क्योंकि आम हुर्फ आम में हम जो है ना वेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वेट कर रहे हैं या किसी चीज़ का वेट मालूम कर रहे हैं तो हम, लेकिन एक्चुअली मास मालूम किया जाता है। और एक्चुअली दिस इज़ द लीवर ऑफ द फर्स्ट काइंड विद इक्वल आर्म। और ये जो है हमारे पास एक सिंपल मशीन है जिसको हम लीवर कहते हैं, उसकी बेस के ऊपर बना होता है और ये फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बीम है जो आपके सामने, और ये एक पिलर है और इसके साथ जो है ना अटैच हुआ हुआ है ये पेन, सही है। और फिर दूसरा यहाँ पे पेन लगा हुआ है और यहाँ पे एक पॉइंटर लगा हुआ होता है, और वो पॉइंटर जो है 0 पे होना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा इस तरफ हो स्लाइटली या इस तरफ हो तो इसका मतलब है कि उसका लेवल सही नहीं है। तो हमें जो है ना लेवल सही करने के लिए ये लेवलिंग स्क्रू दिए जाते हैं, और मज़ीद अगर इसमें और बेहतर करना हो तो यहाँ पे बैलेंसिंग स्क्रू दिए जाते हैं, उससे हम बैलेंस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब आपके प्रैक्टिकल्स होंगे तो आप इस चीज़ को देखेंगे भी, और इससे जो है मास ऑफ अ सब्सटेंस जो है मालूम कर लेंगे, मालूम कर सकते हैं। तो ये कहलाता है फिजिकल बैलेंस। नेक्स्ट हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जो टाइम मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉप वॉच। ये आपने देखी भी होगी, ये डिजिटल स्टॉप वॉच है। इसी तरह से पहले जो है एनालॉग स्टॉप वॉच इस्तेमाल होती थी। स्टॉप वॉच क्या है? स्टॉप वॉच एक घड़ी तो है, लेकिन ये फॉर एग्जांपल आपने एक काम स्टार्ट किया 12 बजे और वो ख़त्म किया, आपने घड़ी को नोट किया, आपने बोला 12 बज गए थे, और फिर आपने नोट किया कि जनाब आपने काम ख़त्म किया 12:35 पे। तो एक्चुअली आपने 35 मिनट्स काम किया, सही है। अब इस स्पेशल टाइम को नोट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप एक काम स्टार्ट करते हैं तो ये 00 पर हम इसको सेट कर लेते हैं, और जैसे आप काम स्टार्ट करते हैं तो हम इसका बटन ऑन कर देते हैं, अब ये चलना शुरू कर देती है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके 35 मिनट्स जो है वो नोट करेगी। तो स्टॉप वॉच एज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर एक्यूरेटली द टाइम इंटरवल ऑफ एनी फिजिकल इवेंट। It can be used to measure the friction of a second। फ्रिक्शन ऑफ अ सेकेंड क्या है? यानी आजकल जो वॉचेस हैं उसमें 1 सेकेंड के 100वें हिस्से को नापा जाता है, यानी मिली सेकेंड को भी नापा जाता है। 1 सेकेंड है, उसके मिली सेकेंड को भी नापा जाता है। और अगर आप अच्छे तरीके से सर्च करें एंड्रॉयड मोबाइल पर तो आप नैनो सेकंड भी लिखेंगे तो आपको ऐसी भी वॉच मिल जाएगी जो माइक्रो और नैनो सेकंड को भी मेजर कर सकते हैं। यानी आज जो हम काम कर रहे हैं, आजकल के जो हमारे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो 1 सेकंड के अंदर अंदर वो फिनिश हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। आगे है हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम बोलते हैं मेजरिंग सिलेंडर।
और ये मेजरिंग सिलेंडर आप तमाम लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से। आप में से किस किस ने दूध पिया है? हाँ, बॉटल में, हाँ बिल्कुल। वो जो इंस्ट्रूमेंट था जो बचपन में आपके वालिदैन आपको दूध पिलाने के लिए इस्तेमाल करते थे, ये जो बॉटल आप देख रहे हैं मैं बना रहा हूँ, सही है। और इस बॉटल के अंदर ये ऐसा एक निप्पल लगा होता था। अब इसके ऊपर ना मार्किंग लिखी हुई होती थी। ये भी मेजरिंग सिलेंडर था और उसमें लिखा होता था 2 ऑन्स और 3 ऑन्स। उसकी मिकदार के मुताबिक आपको जो है वो सुबह दोपहर शाम जो है वो दूध दिया जाता था। तो मेजरिंग सिलेंडर जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें मार्क होते हैं मिलीमीटर के या सेंटीमीटर क्यूब के, सही है। उसको हम मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं। अब जैसे कि आपके सामने तस्वीर में बताया गया है, ये एक मेजरिंग सिलेंडर है और इसमें यहाँ तक जो है वो लिक्विड मौजूद है और इसको रीडिंग करने का एक्यूरेट तरीकाकार यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है कि आपको अपनी आँख को उस लेवल तक लेकर आना होता है और एक्यूरेट रीडिंग लेनी होती है, क्योंकि हमारे पास जो लिक्विड है उसकी 2 फॉर्मेशन होती हैं। एक को हम इसके मिनिस्कस होते हैं, एक होता है लोअर मिनिस्कस। पानी वगैरह को आप डालेंगे नॉर्मल लिक्विड को तो वो इस तरह से कर्व में होता है, और इसी तरह से अगर हम मरकरी को डालेंगे तो वो इस तरह के कर्व में होता है। तो मरकरी का अपर मेनिस्कस को नोट किया जाता है और लिक्विड के लोअर मेनिस्कस को नोट किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये तमाम इंस्ट्रूमेंट जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, स्टॉप वॉच है इसका काम है आपके प्रैक्टिकल में, इसका फिजिकल बैलेंस है इसका भी काम है आपको प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करना है, मेजरिंग सिलेंडर है तो इसका भी एक प्रैक्टिकल है जो आप लोग इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह वर्नियर कैलिपर है, ये भी एक प्रैक्टिकल है, और स्क्रू गेज है, ये भी प्रैक्टिकल है। तो जो इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपको बहुत आसानी रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे मेजरिंग, इस चैप्टर में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे ये तो ख़त्म हो गए। अब हम पढ़ते हैं एरर के बारे में। एरर क्या है? प्रैक्टिकल के दौरान में एरर होते हैं और एरर को हम कैसे रिमूव करते हैं, तो सबसे पहले हम एरर की डेफिनेशन कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अब ये देख लेते हैं भाई ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ जो है यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें आपके सामने ये बना हुआ भी है, मैंने स्केल यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक चीज़ जो है वो 61 सेंटीमीटर की है, सही है। एक्चुअली वो है ऐसे, एक्चुअल वैल्यू, और आपने उसको मेजर किया 60.5 सेंटीमीटर, सही है। तो अब क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। एक्चुअल वैल्यू क्या है 61, आपने क्या किया 60.5। तो ये जो डिफरेंस है 0.5 का, दैट इज कॉल्ड एरर, सही है। तो ये एरर कहलाता है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी की डेफिनेशन है एज क्लोज टू एज फैक्चुअल और एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। अब अगर आपने मेजरमेंट किया और वो मेजरमेंट फॉर एग्जांपल आपके पास आ रहा है 60.9, तो ये एज क्लोज टू एज फैक्चुअल वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो ये डेफिनेशन है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एरर के बारे में, और ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता लगेंगे, और इससे आपको पता लगेगा कि साइंस जो है एक्चुअली तमाम चीज़ों पे निगाह रखती है कि एक पर्सन जो है वो क्या वो प्रैक्टिकल की जो रीडिंग्स हैं उसको गलत कर सकता है, किसी की फेवर में कर सकता है, इसको भी मद्देनज़र रखा जाता है। तो हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर, और उसमें सबसे पहला एरर है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है? पर्सनल एरर क्या होता है? पर्सनल एरर ये है, इट इज़ एन एरर विच बिलोंग्स टू अ पर्सन।
ये आपसे मुताल्लिक है। मिसाल के तौर पर आप एक काम करने को आपको दिल नहीं कर रहा, आपको जल्दी जाना है। अब आप तो आपसे बोलते हैं हाँ भाई सर वो टाइम हो गया है, मैंने जाना है। अक्सर स्टूडेंट हमसे ऐसा करते हैं। तो एक्चुअली वो पर्सनल एरर है कि इंसान अपने टाइम को, जो उसका रिक्वायर्ड टाइम है, उसके मुताबिक नहीं देता। अगर हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, सही है, और आपकी रीडिंग आनी चाहिए थी 61 सेंटीमीटर, सही है, और आपने कहा भाई अभी मेरी 61 नहीं आ रही, तो आपने खुद से जो है 61 लिख दी, सही है, ये 61 रीडिंग आ गई। तो ये एरर पर्सनल एरर कहलाता है, एंड इट अराइज ड्यू टू मेकिंग एन एरर इन रीडिंग स्केल। ये रीडिंग स्केल्स को पढ़ने में गलती करते हैं, तो ये एरर जो है उस वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। और पर्सनल एरर की वजह से अगर हमारे पर्सनल एरर्स होंगे, यानी अगर हम फेवरिज्म रीडिंग करेंगे, ऐसी रीडिंग्स ले रहे होंगे जो अमूमी तौर पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम सही नतीजे तक नहीं पहुंच रहे होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं? व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? भाई ये हमारे पास स्केल है। अब स्केल में यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मीटर, सही है, और 2 मीटर जो है वो 200 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 2 मीटर, सही है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जिसपे जो निशानात लगे थे, अगर वो गलत है तो आप मैं भी रीडिंग लूँ या आप ले, दोनों रीडिंग गलत होंगी, इस वजह से क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट में गलती है। तो दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। आप बिल्कुल सही तौर पर नोट कर रहे हैं, चीज़ को नोट कर रहे हैं, लेकिन जो आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप जो है स्क्रू गेज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप जो है फिजिकल बैलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप स्टॉप वॉच इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, या एक आप नॉर्मल स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें एरर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। तो उस एरर को, और उसमें एक्चुअली गलती मौजूद है, उस सिस्टम में गलती मौजूद है, तो आपकी जो एरर होगा दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। तो इस एरर को, द एरर कैन बी करेक्टेड मैथमेटिकली बाय ऑब्टेन एक्यूरेट रिजल्ट। अगर हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट हो तो हम इस एरर को, फॉल्ट को पकड़ सकते हैं कि एक्चुअली अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो रॉन्ग रीडिंग दे रहा है, दूसरा सही है, या हम क्या करते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेते हैं फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग, अगर दोनों के आंसर सेम आते तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो राइट होता है। तो ये सिस्टमैटिक एरर कहलाता है। और लास्ट जो हमारा एरर है उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर या एक्सीडेंटल एरर। अब ये जो है एरर की मिसाल मैं अक्सर जब क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो ये मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करना है जिसमें आपको सनलाइट की ज़रूरत है, सही है, तो आपको सनलाइट चाहिए, और क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में आपको भरपूर रोशनी चाहिए। और जब आप प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं अपना, आप प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम अचानक से बादल आ जाए और आप अपना प्रैक्टिकल ना कर सकें। तो दिस टाइप ऑफ एरर केम्स into existence due to external experimental condition which are certain time beyond the control of a person। अब बादल आ गया, अभी हम नहीं कर सकते इस चीज़ को। या फॉर एग्जांपल आप जो है एक इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो आप ने जैसे ही वो स्टार्ट किया तो बिजली चली गई, तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसको रिकवर करने के लिए हमने आजकल जनरेटर्स वगैरह बना लिए हैं, और उस जनरेटर का भी मुतबादल हमने बिजली का जो कनेक्टिविटी की हुई है वो हम जो है अब सोलर से कर रहे हैं। तो जहाँ तक हम इसको कोशिश कर रहे हैं और इसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हम ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो लेबॉर्ट्रीज वगैरह में करते हैं, जहाँ पे उन इन्वायरमेंट को हम कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके होते हैं ताकि हमारे एक्सपेरिमेंट के जो नताइज हैं वो सही आ सके।
चलिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं ग्राफ। व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ क्या है एंड इट्स एडवांटेज एंड टाइप्स। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ जो है वो एक फिगर होती है जिससे हम एक टेंडेंसी का अंदाज़ा लगाते हैं, यानी एक रख रखाव का अंदाज़ा लगाते हैं। अब सर ये तो क्या आप बता रहे हैं, सब समझ नहीं आ रही। भाई आप में से क्रिकेट कौन कौन देखी है, कौन कौन देखता है? जी जनाब, हम भी देखते हैं जनाब। ये क्रिकेट है, अब उसमें दिखाया जा रहा होता है कि जनाब ये रन बन रहे हैं, ये रन बन रहे हैं, और एक लाइन बन रही होती है और दिखा रहे होते हैं। और इसी तरह से एक एक टीम का रन है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, और फिर आप इंडिया की ले लें मिसाल। तो अब इंडियन क्रिकेट खेल रही है तो वो इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे, या इस तरह से आप मुआवजा कर सकते हैं कि कौन सी टीम अच्छी या बेहतर खेल रही है। तो अब इंटरलिंक चीज़ें होती हैं, और ये कहते हैं इट इज़ अ स्ट्रेट और कर्व लाइन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट क्वांटिटीज, यानी दो क्वांटिटीज जो इंटरडिपेंडेंट हो, एक दूसरे से मुतबादिल हों, एक दूसरे पर इन्हिसार करती हों, उसके दरमियान में ग्राफ बनता है। और इसका फ़ायदे क्या क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज, it shows the change in the relation of two quantities, and on the basis of graph you can predict। ये predict यानी हम पेशन गोई कर सकते हैं the nature of change in quantity। तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस तरह का माहौल रहा, यानी अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही होगी, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पेशन गोई कर सकते हैं इस मुतालिक। तो हम जो फिज़िक्स में पढ़ेंगे, देयर आर टू टाइप ऑफ रिलेशन वी हैव। तो उन रिलेशनशिप में सबसे पहला रिलेशनशिप है डायरेक्ट प्रपोर्शनल। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, व्हाट इज़ डायरेक्ट प्रपोर्शन? तो इसको जब हम स्टूडेंट क्लास में पढ़ाते हैं समझाने के लिए, तो मैं अक्सर ये मिसाल लेता हूँ और मैं आपसे भी शेयर कर देता हूँ कि हम ये बताते हैं, हाँ भाई स्टूडेंट्स, आपके घर में अगर मेहमान ज़्यादा आएंगे तो चाय कम बनेगी या ज़्यादा बनेगी? तो सब स्टूडेंट बोलते हैं ज़्यादा बनेगी। बिल्कुल। तो हम ऐसे ही रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब यहाँ पे रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज हों, इन विच चेंज इन वन क्वांटिटी कॉज द चेंज इन अदर विद द सेम रेशो इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसकी मिसाल हम ले रहे हैं प्रेशर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये मिसाल थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन चलें आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और इसी के लिए मैंने एक नीचे एक वैल्यू ली हुई है जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो टेम्परेचर का जो स्केल हम लेते हैं वो है सेंटीग्रेड, लेकिन उसको केल्विन में ऐड करना पड़ता है। तो -150 में ऐड करेंगे 273, तो आंसर आएगा 173, जो हमने केल्विन में टेम्परेचर लिया हुआ है। और ये लिखा हुआ है के पास्कल, यानी किलो पास्कल, यानी 36 किलो पास्कल का जो है हमारे पास, 36 किलो पास्कल का हमारे पास प्रेशर बिल्डअप हुआ है। और नेक्स्ट जो हमारा प्रेशर है यहाँ पर वो -100 हो गया, और उसमें भी 273 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 223, और यहाँ पर आपके पास प्रेशर जो है वो 46.4 हो गया। सही है। तो अब इस सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, और नेक्स्ट जो है हमारे पास 50 हो गया, तो ये 273 है। सही है। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है। तो यानी एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। ऐसी सूरत हाल में हमारे पास जो ग्राफ बनेगा
वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। देखें, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है P, और ये एक निशान बनाया हुआ है, ये मैंने निशान आपको बना के दिखा देता हूँ। ऐसा निशान है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसकी दूसरी मिसाल जो है हमारे पास, वो हम ले लेते हैं, और वो मिसाल है हमारे पास वेलोसिटी और टाइम के बारे में। भाई 1 मिनट हुआ, रफ्तार 10 थी। दूसरा मिनट हुआ, रफ्तार 20 हो गई। तीसरा मिनट हुआ, रफ्तार 30 हो गई। चौथा मिनट हुआ, रफ्तार 40 हो गई। पाँचवा मिनट था, रफ्तार 50 हो गई। यानी टाइम जैसा जैसा बढ़ता जाएगा वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और हम ये बोलते हैं कि इफ़ टू क्वांटिटीज आर direct proportion to each other, then the graph between them is a straight line। तो ऐसे के दरम्यान में straight line ग्राफ बनेगा। और direct proportion के अंदर if one quantity increase other is also increase, that is called direct proportion। अब हम पढ़ते हैं inverse proportion। inverse proportion क्या है कि इस proportion के अंदर the relation of two quantities in which the change in one quantity cause the change in other with the reciprocal ratio is called inverse proportion। यानी एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरी कम हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर में ज़्यादा मेहमान आएंगे तो जगह क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। तो ये मिसाल हम से समझाते हैं बच्चों को, तो ये मिसाल भी यहाँ पे काम आती है। और यहाँ पे जो हम मिसाल ले रहे हैं एक्सेलरेशन और मास की, अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो मास कम होगा, और अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो इस दौरान में जब ग्राफ बनता है तो वो कौन सा ग्राफ बनता है, वो स्ट्रेट कर्व लाइन ग्राफ बनता है। चलें आए ज़रा इसकी स्टडी करते हैं। हमारे पास जो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है उसमें एक कर्व लाइन हमारे पास नज़र आ रही है, और उसमें ये बात आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या है, वो 50 है। सही है। और जैसे जैसे हम इसका मास कम करते जा रहे हैं तो इसकी रफ्तार यानी इसका एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। इसकी दूसरी मिसाल लेते हैं हम यहाँ पे है प्रेशर और वॉल्यूम का। यानी अगर हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 15 है तो प्रेशर यहाँ पर तकरीबन 120 अराउंड है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया, कम हो गया। ये क्वांटिटी बढ़ रही है, ये 20 हो रही है तो ये कम हो रही है। सही है। इसी तरह ये 25 हो गया, ये मज़ीद कम हो गया। ये 35 हो गया तो ये मज़ीद कम हो गया। ये 45 हो गया तो ये मज़ीद और कम हो गया। यानी वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर इज ऑल्सो अदर विल डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो इस तरह के ग्राफ, इस तरह की जो क्वांटिटीज़ होंगी उस दौरान में जो है वो कर्व लाइन बनेगी, और ये इनवर्स प्रोपोर्शन की निशानी होती है। तो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम बच्चों को ये काबिश समझ में आ रही होगी। भरपूर तवज्जो से पढ़ें, इंशाल्लाह कामयाबी आपका साथ।